तो लास्ट क्लास में अगर अपन बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर फुल स्टैक के बारे में डिस्कस किया था, है ना। फुल स्टैक के केस में हम लोगों ने ये देखा था कि फुल स्टैक डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है, और उसके बाद में फिर मैंने आपको फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में बताया था। और अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें देखना क्या है, तो आज के सेशन में हमें देखना है मर्न स्टैक होता क्या है बेसिकली, राइट। अब मर्न स्टैक क्या होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि फुल स्टैक के केस में अगर अपन बात करें, है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, बहुत सारी चीजें आ जाती है। मतलब वो थोड़ा सा ब्रॉडर मैनर में रहता है कि उसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आ जाती है। फुल स्टैक की अगर अपन बात करें, है ना, तो फुल स्टैक के केस में क्या कि फ्रंट एंड भी, बैक एंड भी, और आपके पास में आपका डेटाबेस भी मल्टीपल, है ना, एक से ज्यादा। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज भी एक से ज्यादा, जैसे रिएक्ट भी आ गया, एंगुलर भी आ गया, है ना, और बैक एंड टेक्नोलॉजीज भी एक से ज्यादा, जावा भी आ गया, मर्न भी आ गया, मतलब अपना नोड एक्सप्रेस भी आ गया, पाइथन भी आ गया, पीएचपी भी आ गया, राइट। तो फुल स्टैक मतलब हर एक इंडिविजुअल फील्ड में मल्टीपल चीजें। कि अगर अपन फ्रंट एंड की बात करें तो एंगुलर, रिएक्ट, बैक एंड की बात करें तो डेटाबेस में, मतलब बैकएंड की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी एक से ज्यादा, जावा हो गई, पाइथन हो गई, पीएचपी हो गई, नोड एक्सप्रेस, ये सब कुछ हो गया। और डेटाबेस की भी बात करें तो मोंगोडीबी भी हो गया, मायएसक्यूएल भी हो गया, पोस्टग्री भी हो गया, ओरेकल भी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अब अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेसिफिकली कि जैसा फुल स्टैक होता है, सिमिलरली वैसे ही एक और स्टैक होता है, वो है आपका मर्न स्टैक, है ना, जहाँ पर एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स कि मर्न स्टैक के केस में ये भी है तो आपका फुल स्टैक का पार्ट ही, है ना, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली आप नोड और एक्सप्रेस को क्या लोगे, एज अ बैकएंड लोगे, राइट। तो अब अगर अपन बात करें मर्न स्टैक क्या होता है या क्या देकर रखा हुआ है, तो इसमें आप देखें यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है मर्न स्टैक इज अ पॉपुलर सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर बिल्डिंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। द एक्रोनिम मर्न स्टैंड्स फॉर, है ना, अभी जो एक्रोनिम मर्न है, MERN, है ना, इसका मतलब बेसिकली होता क्या है। तो वैसे तो मैंने आपको लास्ट सेशन में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवाया था, है ना, कि मर्न स्टैक में N फॉर या M फॉर सिंपली मोंगोडीबी, है ना, E फॉर एक्सप्रेस, R फॉर रिएक्ट एंड N फॉर नोड.js, राइट। अब अगर अपन बात करें, सबसे पहले अगर अपन बात करें मोंगोडीबी की होता क्या है, तो अभी ये जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें तो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, सिंपली सिर्फ एक ओवरव्यू बोल सकते हो, या फिर एक सिर्फ नॉलेज पर्पस, या सिर्फ एक या दो लाइन में अगर आपको डिफाइन करना है चीजों को, तो उस केस में वैसा लिखा हुआ है। लेकिन इंडिविजुअली जब आप नोट पढ़ेंगे तो उसका डॉक्यूमेंटेशन अपने आप में अलग रहेगा, मोंगो पढ़ेंगे तो उसका डॉक्यूमेंटेशन अपने आप में अलग रहेगा, रिएक्ट का अलग रहेगा, एक्सप्रेस का अलग रहेगा, राइट। तो इनिशियली अगर अपन बात करें मोंगोडीबी बेसिकली होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस दैट स्टोर्स डेटा इन अ फ्लेक्सिबल जेसन लाइक फॉर्मेट, है ना। फ्लेक्सिबल मतलब कैसे भी, अब कैसे भी मतलब कैसे, तो अगर अपन बात करें, आपने अगर इनिशियली या अगर आपने इसके पहले अगर कोई सा डेटाबेस पढ़ा हो, तो जैसा आपने पढ़ा भी होगा तो वो मायस्क्यूएल ही पढ़ा होगा जनरली, या फिर पोस्टग्री, है ना, सिक्वल पढ़ा होगा, है ना। जनरली अपन सिक्वल ही पढ़ते, है ना, एसक्यूएल या मायस्क्यूएल ही पढ़ते। तो उस केस में आपने देखा होगा कि आप टेबल्स बनाते, है ना, क्योंकि वो एज अ रिलेशनल डेटाबेस कंसिडर होता है ना, जहाँ पर आप आपके डेटा को, है ना, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। तब उस केस में क्या होता है, उस केस में लिमिटेशंस हो जाती है। कैसे लिमिटेशन हो जाती है कि अगर आपने 3 कॉलम बनाए, 4 कॉलम बनाए, तो आप डेटा मैक्सिमम कितना डाल सकते हो, 4 कॉलम जितना ही डाल सकते हो। अब आपके पास में अगर 10 कॉलम्स का डेटा है और आपके पास में डेटाबेस में टेबल 4 ही है, तो वो रिमेनिंग 6 कॉलम्स जाएंगे कहाँ पे, है ना। तो वो आपको एरर ही देगा, वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, राइट। और अगर अपन बात करें कि उससे अगर कम डेटा हुआ, तब उस केस में अगर मैंने कांस्टेंट लगा के रखे हुए कि यार नॉट नल होना चाहिए, कि फील्ड नॉट नल, तो फिर मैंडेटरीली मेरे को डेटा पूरा फिलअप करना ही पड़ेगा 4 कॉलम में। तो ये सारे क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर अगर अपन बात करें मोंगोडीबी की केस में, तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जब आप डेटा को सेट करवाते हो, तो अगर एक बार में आपके पास में एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास में यहाँ पर अगर 4 फील्ड्स आ रही है, तो वो 4 को स्टोर कर देगा, है ना। और अगर एक बार में आपके पास में 15 आ रही है ना, तो वो 15 फील्ड्स को भी उसमें क्या कर देगा, ऐड कर देगा। इसमें ऐसा कोई एज सच टेबल वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। इट इज वेल सुटेड फॉर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, है ना। अब लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब वही, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फिक्स नहीं है ना, 4 कॉलम भी आ रहे हैं, 40 भी आ रहे हैं, 5 भी आ रहे हैं, 50 भी आ रहे हैं, है ना। तो उस केस में यहाँ पर आप उस टाइप के डेटा को भी यहाँ पर क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। MongoDB is used as a back-end database to store and manage the applications data, है ना। ये क्या एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करने का क्या करता है, यहाँ पर काम करता है। इनिशियली अगर किसी ने आपसे पूछा सिंपली कि मर्न स्टैक क्या होता है, तो आप इनिशियल लेवल पे अभी स्टार्टिंग में सिंपली सिर्फ इतना बोल सकते हो कि ये क्या होता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, ठीक है। ये क्या करता है,
अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने का काम करता है। क्लियर है? बाकी इन डेप्थ इन डिटेल अपन आने वाले सेशंस में अपना कवर अप करेंगे, राइट? फिर अगर अपन बात करें, किसी ने पूछा एक्सप्रेस क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर नोड.जेएस। जैसा कि मैंने आपको कल बताया ही था कि नोड.जेएस का क्या होता है, ये आपका फ्रेमवर्क होता है। इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ टूल्स एंड फीचर्स फॉर बिल्डिंग रोबस्ट एंड स्केलेबल सर्वर साइड एप्लीकेशन, है ना? सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है? एक्सप्रेस इज यूज्ड टू हैंडल राउटिंग, मिडलवेयर एंड सर्वर साइड लॉजिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर ये सर्वर साइड लॉजिक्स, है ना, मेनली डील करता है आपके राउटिंग के कंसेप्ट से, है ना? आप मिडिलवेयर का कंसेप्ट इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो, है ना? ये सारी चीजें आप यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं, है ना? ये सारी चीजें, है ना, एक्सप्रेस जनरेटर, एक्सप्रेस वैलिडेटर वगैरह, है ना, ये सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। इसके बारे में भी इन डेप्थ इन डिटेल अपन आगे जाके आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। फिर अगर अपन बात करें रिएक्ट की, तो आप क्या बोलेंगे? जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है जिसको आप यूज करते हो क्या करने के लिए, बिल्ड करने के लिए यूजर इंटरफेस। रिएक्ट अलाउ करता है डेवलपर्स को कि वो क्रिएट कर सके यूआई कंपोनेंट्स एंड इफिशिएंटली अपडेट देयर यूजर इंटरफेस एज डेटा चेंजेस, है ना? जैसे जैसे डेटा चेंज होगा वैसे वैसे वो उनका यूजर इंटरफेस भी अपडेट कर सके। इट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर बिल्डिंग द फ्रंट एंड ऑफ द वेब एप्लीकेशन। ये आपकी वेब एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बनाने के क्या आता है, काम आता है। इसके बारे में भी इन डिटेल अपन आगे जाके आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। अब नोड.जेएस की अगर अपन बात करें कि नोड.जेएस बेसिकली होता क्या है, तो अब इसमें आप क्या बोलेंगे कि नोड.जेएस, अभी यहाँ पर इनिशियली जो सिर्फ मैं आपको मर्न डिस्कस कर रहा हूँ, तो मर्न की केस में यहाँ पे नोड की डेफिनेशन भी 2 से 3 लाइन में लिखी हुई है, बट स्टिल इस स्लाइड के बाद में या इस डॉक्यूमेंट के बाद में अपन जब नोड पढ़ेंगे तो उसके लिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको देके रखा हुआ है अलग से, है ना? तो वो अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के केस में अगर अपन देखें तो रन टाइम एनवायरनमेंट दैट अलाउज डेवलपर्स टू यूज जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर साइड। मतलब नोड.जेएस क्या है, एक ऐसा जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है ना? जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि अलाउ करता है सर्वर साइड पे जावास्क्रिप्ट को रन करने में या रन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है? तो रन टाइम एनवायरनमेंट दैट अलाउज डेवलपर्स टू यूज जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर साइड। इट प्रोवाइड्स एन इवेंट ड्रिवन, है ना? इवेंट ड्रिवन बोले तो जैसा कि आपने देखा होगा कि एक फ्लो अपन ने डिस्कस किया था इवेंट लूप का, है ना? इवेंट क्यू होता है, इवेंट लूप होता है ना? लाइब्रेरीज सिंक्रोनस फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए, है ना? तो उस मैनर में इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर आपने देखा था। नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर मतलब कैसे कि आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही थी एक सिंगल थ्रेडेड में, वो जा रहा था आपके पीछे वर्किंग थ्रेड के पास में, फिर आप फ्री हो रहे थे वापस से, फिर आप यहाँ पर इवेंट क्यू से आपका नया टास्क ले रहे थे, वापस से उसको असाइन कर रहे थे पीछे वर्किंग थ्रेड में, और ऐसा पूरा आपका सिनेरियो यहाँ पर चल रहा था, ठीक है? तो वो क्या था, नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर, है ना? नॉन ब्लॉकिंग बोले तो असिंक्रोनस, है ना? That is well suited for building scalable and real-time applications. Node.js is used to build the backend server and handle server-side logic. है ना? इसको अपन यूज करते हैं बिल्ड करने के लिए बैकएंड सर्वर को और हैंडल सर्वर साइड लॉजिक, ठीक है? मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये भी क्या करता है, हैंडल करता है आपके सर्वर साइड लॉजिक्स। क्लियर है? ये सिर्फ एक ओवरव्यू है ना? अपन अभी इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार फटाफट इसको रीड आउट करो। क्लियर है यहाँ तक सभी को? नहीं, इसमें मर्न के केस में एम फॉर मोंगोडीबी है ना? बाकी आप अगर अलग से देखना चाहे, अलग से देखना चाहे मतलब ऐसा है कि आपके पास में नोड है, आपके पास में एक्सप्रेस है, अब आप उसमें अपना डेटाबेस चेंज कर दो, आप माई सिक्वल लगा दो, उससे आपका काम हो जाएगा। आप पोस्टग्री लगा दो, उससे आपका काम हो जाएगा। एसक्यूएल लगा दो, उससे आपका काम हो जाएगा। मोंगोडीबी लगा दो, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, अब इसमें क्या देके रखा हुआ है यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि व्हेन कंबाइंड, है ना, द मर्न स्टैक enables developer to build modern and dynamic web applications with a consistent language JavaScript across the entire stack. entire stack मतलब आप नोड की बात करें जावास्क्रिप्ट लगेगा, आप एक्सप्रेस की बात करें जावास्क्रिप्ट लगेगा, है ना? आप रिएक्ट की बात करें जावास्क्रिप्ट लगेगा, और आप मोंगोडीबी की भी बात करें तो उसमें जो लिखने का तरीका रहेगा, है ना, वो फ्लो आपका जावास्क्रिप्ट के साथ में ही जाएगा, राइट?
Here's a brief overview of how the different components of MERN stack works together, है ना। तो अगर अपन बात करें तो जैसा कि आपको दिख रहा है फ्रंट एंड बोले तो क्लाइंट साइड, ये आप सभी को क्लियर है। तो React is used to build the user interface and manage the client side rendering. It communicates with the backend via API to fetch and update data, है ना। अगर अपन बात करें कि React क्या है, तो React को अपन यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? यूजर इंटरफेस। और मैनेज करने के लिए क्या? क्लाइंट साइड रेंडरिंग। अब ये रेंडरिंग मतलब क्या होता है? तो रेंडरिंग मतलब अपन बोलते हैं ना, रेंडर करना मतलब घूमना, मतलब भटकना, है ना, इधर से उधर। तो आप ऐसा बोलेंगे कि React से आप क्या करते हो? फ्रंट एंड पे रेंडर करते हो। मैं अबाउट अस पे गया, फिर कॉन्टेक्ट अस पे चले गया, है ना, फिर उसके बाद में मैं वापस से सेक्शन वाले पर आ गया, फिर मैं होम पेज पर आ गया, फिर मैं लॉगिन रजिस्ट्रेशन पर आ गया। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? अपने पेजेस को रेंडर करवा रहा हूँ यहाँ पर, राइट। ये कम्युनिकेट करता है किससे? आपके बैकएंड से, है ना, वीआई एपीआई टू फेच एंड अपडेट द डेटा, है ना। डेटा को फेच करना, डेटा को अपडेट करना है, तो ये उसके लिए यहाँ पर क्या करेगा? एपीआई से डील करने का काम करेगा। क्या फ्रंट एंड से एपीआई को हिट करोगे, वो एपीआई जाएगी बैकएंड पे से डेटा लेकर आएगी, और आप उसको या तो डिस्प्ले करवाओगे या उसको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाओगे। अगर आप क्रिएट यूजर कर रहे हो तो एपीआई आपका डेटा ले जाकर सेट करेगी। अगर आपको डिस्प्ले करवाना है तो गेट करने के लिए आप एपीआई बनाओगे, अपडेट करवाना है तो उसके लिए आप एपीआई बनाओगे, डिलीट करना है तो उसके लिए आप एपीआई बनाओगे। जो भी आप एपीआई बनाओगे वो एपीआई हिट होगी। आप डेटा भेज रहे हो, डेटा गेट करने का काम कर रहे हो, वो पीछे जाके सर्वर साइड पर जाएगी, वहां पर अपनी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेगी। क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो बैकएंड की अगर अपन बात करें बोले तो सर्वर साइड पे Node.js एंड एक्सप्रेस आर यूज्ड टू क्रिएट अ सर्वर दैट हैंडल्स इनकमिंग रिक्वेस्ट, है ना। इसको अपन यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? क्रिएट करने के लिए। क्या क्रिएट करने के लिए? सर्वर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आप सर्वर क्रिएट करोगे, किससे? Node.js एंड एक्सप्रेस.js आर यूज्ड टू क्रिएट अ सर्वर that handles incoming request, routes them appropriately, perform server side operation, interact with the database and sends response back to the client। और फिर ये वापस क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है किसको? आपके क्लाइंट को। और वहीं अगर अपन डेटाबेस की बात करें तो MongoDB is used to store and manage the application's data. It stores data in collection of JSON-like documents and offers flexibility in data modeling। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, तो इसमें जो आपका MongoDB लगेगा उसमें भी आपको जावास्क्रिप्ट ही देखने को मिलेगी। जावास्क्रिप्ट के ही फॉर्म में, मैनर में, है ना, तरीके से आप क्या लिखेंगे? वहाँ पर आपके टास्क को फुलफिल करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, या जो भी आपको आपका डेटा दिखेगा, है ना, जो भी रिस्पॉन्स में मिलेगा या जो भी डेटा आप भेजेंगे वो उस तरीके से ही भेजेंगे, ठीक है। और at the end communication, the front end and back end communicate through APIs, allowing the client and the server to exchange data and perform action without requiring a full page reload। मतलब आप यहाँ पर एट द एंड क्या अचीव करेंगे? तो एट द एंड आप यहाँ पर ये अचीव करेंगे कि यहाँ पर आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बेसिकली होता क्या है? तो एक बोल सकते हैं कि ऐसा डाउट रहता है सभी के माइंड में कि यार सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब ऐसी एप्लीकेशंस कि जिसमें एक ही पेज पे जो फ्रंट एंड वाला जो सामने वाला पेज है ना, उसी पे सब कुछ हो, कि वही पेज है, उस पे स्क्रॉल करोगे तो लॉगिन आ जाएगा, उसी को स्क्रॉल करोगे तो रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, उसी को स्क्रॉल करोगे तो प्रोडक्ट को ऐड करने वाला आ जाएगा, उसी को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे टेबल आ जाएगी, उसी को स्क्रॉल करोगे तो डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये एक ही पेज पे अगर ये सारे टास्क को अपन परफॉर्म कर दे तो वो सिंगल पेज एप्लीकेशन कहलाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना, ये गलत है। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि आपका जो .html एक्सटेंशन वाला जो पेज रहता है वो वन टाइम लोड होगा, और उसके बाद में अब आप यहाँ पे राउटिंग की हेल्प से अलग अलग पेजेस को रेंडर करवाओगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि आपका .html एक्सटेंशन वाला जो पेज है वो वन टाइम तो लोड हो गया, अब आप उस .html वाले पेज के ऊपर ही आपके जो अलग अलग कंपोनेंट्स रहेंगे, है ना, अलग अलग जो पेजेस रहेंगे उनको आप रेंडर करवाओगे राउटिंग के थ्रू। तो ये कहलाता है आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्योंकि आप जब क्लिक करेंगे लिंक्स पे तो आपको नए पेज खुलते हुए दिखेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन होगा क्या सर ये सिंगल पेज एप्लीकेशन कहाँ हुई? मैंने तो क्लिक करा तो नया पेज आ गया, पुराना तो गायब हो गया, फिर क्लिक करा तो फिर नया पेज आ गया, फिर वो पुराना वो भी गायब हो गया। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन कहाँ हुई? तो सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब कि एक ही पेज पे सब कुछ हो, ऐसा नहीं। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब कि .html एक्सटेंशन की फाइल आपके उसमें एक रहेगी, है ना, वो लोड हो जाएगी, उसके बाद में फिर अब आप राउटिंग के थ्रू अलग अलग पेजेस को रेंडर करवाने का काम करेंगे, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा तो MERN stack has gained popularity due to its flexibility, efficiency and the ability to build real-time and interactive web application. However, it's worth noting that there are other stacks such as Mean, बोले तो जिसमें आएगा आपके पास MongoDB, Express, Angular और Node,
है ना। Maven बोले तो MongoDB, Express, Vue.js और Node.js, ठीक है, and more, which use different front-end frameworks like Angular or Vue.js in place of React while maintaining a similar structure and approach। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपने एक बार वन स्टैक सीख लिया तो अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, MERN, तो आप यहाँ पे फ्रंट एंड में R बोले तो रिएक्ट लगा रहे हो। जब आप एंगुलर भी सीख लेंगे तो फिर अब आप MEAN मीन स्टैक पर आ जाएंगे, तो उसमें आपके पास में क्या हो जाएगा, दो स्टैक हो जाएंगे, मर्न स्टैक और मीन स्टैक, है ना। फिर उसकी जगह अब आप क्या करेंगे, रिएक्ट एंगुलर के बारे में अगर आप Vue.js सीख लेते हैं तो MEVN मैवन स्टैक वो भी आपका आपके प्रोफाइल में ऐड ऑन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये आगे फ्यूचर स्कोप है, ये तो आप आगे जाएंगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वो उसमें मॉडिफिकेशंस होते जाएंगे, लेकिन इनिशियल स्टेप पर अगर अपन बात करें तो हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, मर्न स्टैक पढ़ना है, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा किसके बारे में, अपने मर्न स्टैक के बारे में। लेकिन अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन चलते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर, और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर अपन चले तो यहाँ पर आपको देके रखा हुआ है एक बेसिक टर्मिनोलॉजी का डॉक्यूमेंट, राइट। अब ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है क्या, तो ये इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, है ना, बेसिक ही है ना, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज आपको आने वाले डॉक्यूमेंट में देखने को कहीं ना कहीं मिलेगी, तो आप पहले से उसको गो थ्रू करते हुए चलो, ताकि अगर आपको ये टर्मिनोलॉजीज अगर मिलती है तो वहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी की अपन बात करें तो जैसे कि ये रन टाइम इन्वायरमेंट वाला जो ये पॉइंट है या ये जो लिखा हुआ है ना टर्मिनोलॉजी में, तो ये रन टाइम इन्वायरमेंट अभी जस्ट आपने इसके पहले वाले डॉक्यूमेंट में देखा था जिसमें आपने Node.js के केस में लिखा था है कि Node.js इज अ सिंपली अ runtime environment, या it provides runtime environment, है ना, for JavaScript to run on your server side। अब ये runtime environment मतलब बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो जैसे आपने देखा होगा सिमिलर टर्मिनोलॉजी ये रन टाइम इन्वायरमेंट वाली, अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो जावा के केस में भी आता है आपके पास में JDK, JRE, JVM, और उसमें अपन बोलते हैं JVM सिंपली प्रोवाइड्स द रन टाइम इन्वायरमेंट, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्या बोलेंगे, अब ये होता क्या है, तो आप बोलेंगे अ रन टाइम इन्वायरमेंट creates the necessary infrastructure for software applications to run by the providing resources, libraries and services needed for execution, allowing developers to focus on writing application logic without having to manage low level details। मतलब क्या है कि रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट्स, है ना, द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस टू रन बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, लाइब्रेरीज एंड सर्विसेज नीडेड फॉर एग्जीक्यूशन, है ना, allowing developers to focus on writing application logic without having to manage low level details। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर अपन बात करें कि मुझे यहाँ पर Node.js पे प्रोग्राम बनाना है, राइट। अब अगर मुझे Node.js पे प्रोग्राम अगर बनाना है तो सिंपल सी बात है कि यार मुझे उसके लिए बेसिक नेसेसिटी के तौर पे एक लैपटॉप या डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट होगी। अब मैंने लैपटॉप ओपन किया, लैपटॉप पे मैं VS कोड पर गया, नोटपैड पे गया, वर्डपैड पे गया, है ना, जो भी मेरे पास में एडिटर हुआ मैं उस पे गया, वर्ड प्रोसेसिंग टूल पर, और मैंने वहां पर Node.js का जो सिंटैक्स है वो लिख दिया। अब वो सिंटैक्स लिखकर मुझे उसको रन करना है, तो अब मुझे उसको अगर रन करना है तो वो रन होगा कैसे, वो रन होगा कैसे, अब सिंपल सी बात है वो रन होगा कैसे, तो अब रन ऐसे होगा कि आपने जो लिखा हुआ है उसका जो मीनिंग है उसको भी तो इंटरप्रेट होने के लिए किसी ना किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब उसको समझने के लिए तो मुझे कुछ ऐसा एनवायरनमेंट वहां पे चाहिए होगा ना। ऐसा थोड़ी कि आप आपके लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे कुछ भी लिख दे तो वो अपने आप ही समझ जाए, क्योंकि वो है क्या, वो है तो मशीन ना, ह्यूमन ब्रेन थोड़ी है। ह्यूमन ब्रेन अगर है तो ठीक है वो अपने आप समझ सकता है, लेकिन अगर अपन नॉर्मल लैपटॉप डेस्कटॉप की बात करें तो ये सिर्फ उतना ही समझेगा जितना आपने उसको समझने के लिए प्रिपेयर किया होगा। मतलब कि जब आप नया लैपटॉप लेकर आए, नया लैपटॉप आपने परचेस किया, है ना, तो जैसा आपने देखा होगा या आप जब इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो आप बोलते हैं ना कि यार मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा तो मेरे को MS ऑफिस की जरूरत है, तो भैया एक काम करो आप उसका इंस्टॉलेशन भी कर दो, है ना। अगर मैं नेट सर्फ करूंगा तो सर्फिंग के तौर पे हो सकता है वायरसेस आ जाए, तो आप एक काम करो उसमें एंटीवायरस भी इंस्टॉल कर दे दो, ठीक है। कि अगर मैंने बोला कि यार मुझे इसमें कोई गेम खेलना है, तो अब गेम खेलना है तो एक काम करो कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर भी आप इसमें इंस्टॉल कर दे दो। क्लियर है, तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ये तो एक मशीन है, ये सिर्फ उतना ही समझेगी जितना आपने इसको समझने के लिए कैपेबल बनाया होगा। तो अब उस केस में आप फर्स्ट टाइम नोटपैड पर जा रहे हो, VS कोड पर जा रहे हो, और वहां पर जाकर आपने डायरेक्टली नोट का कोड लिख दिया,
है ना, नोड के टर्मिनोलॉजीज लिख दी, और अब आप उसको बोल रहे हो कि वो रन करे, तो आपने उसके पहले उसको प्रिपेयर करा है क्या? नहीं किया। नहीं किया तो वो उसको समझेगा कैसे? क्लियर है? अगर वो समझने लगता तो वो रोबोट होता, बट वो तो मशीन है ना, तो मशीन को रन करने के लिए तो ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस केस में आपको उसके बैकग्राउंड में वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नोड जेएस के केस में जो ये रन टाइम इन्वायरमेंट देके रखा हुआ है, तो ये बेसिकली ये बोल रहा है कि जो डेवलपर है, हम सिंपली डेवलपर को ये बोलते हैं कि आप सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को बनाने के लिए लॉजिक्स पर ध्यान दें, आप सिंटेक्सेस लिखे, आप प्रोग्राम्स लिखे, आप आपके लॉजिक्स लिखे, बिल्ड करें, पीछे लो लेवल पर सिस्टम से उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाना है तो वो हम करवा देंगे। तो उसके लिए आपको नोड के एप्लीकेशन को चलाने के लिए कुछ बेसिक इंस्टॉलेशन करना पड़ते हैं। बोले तो नोड को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप जब नोड को इंस्टॉल करते हो तो जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो फाइल्स आपके इस पे इंस्टॉल होती है, तो वो फाइल्स आपके लिए बैकएंड पर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है कि जिससे जब आप नोड जेएस के कोड लिखेंगे तो आपने जो लिखा है तो वो लिखा हुआ मशीन उसको जो इंस्टॉलेशन फाइल है उससे अंडरस्टैंड करके आपको आपका आउटपुट देने का काम करेगी। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट्स द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू रन बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, कि वो उसको रिसोर्स प्रोवाइड करती है, लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है, सर्विसेज नीडेड फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के लिए कौन सी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करती है, अलाउइंग डेवलपर्स टू फोकस ऑन राइटिंग एप्लीकेशन लॉजिक्स विदाउट हैविंग टू मैनेज लो लेवल डिटेल्स। ठीक है? In other words, a runtime environment is a platform or a system that provides the necessary resources and services for executing and running software application. ठीक है? It provides, है ना? It includes various components and libraries that allow software programs to function correctly and interact with the underlying hardware and software infrastructure. है ना, मतलब कैसे कि आप जो कोड लिखेंगे तो आपकी मशीन अंडरस्टैंड कर पाए और आपको आउटपुट दे पाए, तो उसके लिए नेसेसरी जो भी लाइब्रेरीज है तो वो आपको इनिशियली, है ना, नोड जेएस को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे देगा। In essence, a runtime environment creates an execution environment for the software code to operate within, right? अब एग्जांपल ऑफ रन टाइम एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, तो जैसे अभी यहाँ पर देके रखा है कि जावास्क्रिप्ट रन्स रन टाइम, है ना, जावास्क्रिप्ट रन टाइम बोले तो जावास्क्रिप्ट के लिए रन टाइम क्या है? नोड जेएस, है ना, नोड जेएस इज सिंपली है जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है? तो नोड जेएस प्रोवाइड्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट कोड ऑन द सर्वर साइड। सिमिलरली जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया था कि द जेवीएम इज अ रन टाइम एनवायरनमेंट, जो जेवीएम है वो क्या है? आपका जावा वर्चुअल मशीन, है ना, वो क्या है? रन टाइम एनवायरनमेंट है दैट अलाउज जावा कोड टू रन ऑन द वेरियस प्लेटफॉर्म। सिमिलरली जावा के कोड को भी अगर आपको चलाना है तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, तो वो बेसिक इंस्टॉलेशन आपको क्या है? एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं उस सिस्टम पे, जहाँ पर आप जावा की एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो और रन कर सकते हो। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट रन टाइम बोले तो नोड जेएस, ये नोड जेएस क्या है? तो ये आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा जहां पर आप नोड.जेएस के कोड लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर एक पाइथन इंटरप्रेटर होता है, तो पाइथन इंटरप्रेटर इज अ रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग पाइथन स्क्रिप्ट। पाइथन स्क्रिप्ट को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको पाइथन इंटरप्रेट से डील करना पड़ेगा। वैसे ही आपको .NET रन टाइम बोले तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR, दिस रन टाइम एनवायरनमेंट अलाउज लैंग्वेजेस लाइक C#, विजुअल बेसिक एंड F# टू रन ऑन द .NET फ्रेमवर्क। मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस को चलाने के लिए आपको ये फ्रेमवर्क्स की, या फिर आप बोल सकते हो कि ये एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या? हाँ, इंजन तो आपका वही आएगा, है ना। इंजन तो बेसिकली क्योंकि आप इंटरनली अगर अपन बात करें, नोड जेएस जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए एनवायरनमेंट फ्रेम कर रहा है ना। तो अब ठीक है, मैंने एनवायरनमेंट फ्रेम करवा दिया, अब जावास्क्रिप्ट चल सकती है। जावास्क्रिप्ट को चलने के लिए ब्राउजर पे तो जावास्क्रिप्ट का इंजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो तो आपको वैसा का वैसे ही लगेगा बैकएंड पे। ठीक है? फिर उसके अलावा अगर अपन देखें तो यहाँ पर देखो क्या देख रखा है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वर्सेस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। जैसे ये तो हमने आई थिंक लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे रन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में रन्स ऑन द यूजर्स कंप्यूटर, दैट इज ब्राउजर इंटरप्रेट्स द स्क्रिप्ट, है ना। और यहाँ पे रन्स ऑन द वेब सर्वर, सर्वर, है ना, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ क्या देखे रखा हुआ है आपको, सोर्स कोड इज विजिबल टू द यूजर्स। ठीक है, सोर्स कोड क्या होगा यहाँ पर? विजिबल होगा यूजर्स को। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर आप बोलेंगे सोर्स कोड इज नॉट विजिबल टू द यूजर्स। अब जैसे आपने देखा होगा कि आप जब स्क्रिप्ट लिखते हो, है ना, अब स्क्रिप्ट लिखते हो मतलब कैसे
कि आपने क्लाइंट साइड पर पूरा प्रोग्राम बना दिया, है ना, और कुछ प्रॉब्लम आती तो अपन राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते और देखते हैं, तो ब्राउजर पे चीजें आपको देखने को मिल जाती है क्लाइंट साइड की। लेकिन अगर मैं सोर्स सर्वर साइड की बात करूं तो सर्वर साइड का कोड कभी भी आपके क्लाइंट साइड पर इंस्पेक्ट करने पर या कुछ भी करने पर क्लाइंट साइड पर कभी नहीं दिखेगा, है ना। तो सोर्स कोड इज नॉट विजिबल टू द यूजर बिकॉज द आउटपुट ऑफ सर्वर साइड प्रोग्राम इज एन HTML पेज। ठीक है, तो जो सर्वर साइड का आउटपुट जो रहेगा वो HTML पेज रहेगा, उसका वो कोड वगैरह आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। Used for validation and functionality for the user events, used for business logics and data access from the database, the pages are created dynamically, है ना। ये तो आपको भी पता है कि यहाँ पर आप वैलिडेशंस और इवेंट्स के लिए मेनली यूज करते हो, जैसा मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर आप बिजनेस लॉजिक से डील करने का काम करोगे। Depends on the browser and version or not dependent on the client, है ना। Any server side technology can be used। समझ में आया कि यहाँ पर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या बोलोगे, नॉट डिपेंडेंट ऑन द क्लाइंट, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, एनी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी कैन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ एक सिंपल टर्म्स में था, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है, सिंपल टर्म्स में। समझ में आया, ठीक है। अब वहीं अगर अपन बात करें, यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, अब ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग था, अभी नीचे यहाँ देके रखा है क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट और सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको यार बंद कर दो ना यार। ठीक है, अब इसमें क्या देख रखा है यहाँ पे, द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व्स लैंग्वेजेस सच एज, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें क्या आएगा यहाँ पर, जैसे आपका HTML CSS जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पर इंक्लूड हो जाएगा। द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व्स लैंग्वेजेस सच एज PHP, ASP.NET, रूबी, कोल्ड फ्यूजन, पाइथन, C#, जावा, C++, एक्सेट्रा, ये सब सर्वर साइड में आ जाएंगे। Server side scripting is more secure than client side scripting as the server side scripts are usually hidden from the client end while a client side script is visible to the user। जैसा कि अभी आपने पढ़ा था, client side user को visible होता है, server side आपके hidden mode पर होता है, तो वो ज़्यादा secure होगा as compared to client side। वहीं अगर अपन बात करें client side JavaScript versus server side JavaScript में, there are three major types of JavaScript, namely एक होता है client side JavaScript, CSJS, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट, SSJS, और एक कोर जावास्क्रिप्ट। An extended version of JavaScript that enables the enhancement and manipulation of web pages and client browser। मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये क्या होता है क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, मतलब क्लाइंट साइड पर डील करेगी चीजों से। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट अलाउज you to make interaction with the DOM and adding events to the HTML element, है ना। ये आपने देखा ही था कि आप ये DOM से क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेक्शन करेंगे और ऐड करेंगे इवेंट्स किस पे, HTML के एलिमेंट्स पे। इवेंट्स बोले तो आपने बटन के क्लिक पे देखा, माउस के होवर पे देखा, है ना, फिर की अप की डाउन देखा, आपने ऑन नोट देखा, ये सारी चीजें देखी। और उसी के साथ में अगर अपन इंटरेक्शन विद डोम की बात करें, याद हो तो आपने देखा था ना, जब डोम और बोम हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा था कि हम वहाँ पे अपेंड चाइल्ड कर रहे थे, रिमूव चाइल्ड कर रहे थे, है ना, क्रिएट एलिमेंट कर रहे थे, है ना, क्रिएट टेक्स्ट नोट कर रहे थे अपन। तो वो क्या कर रहे थे अपन, वहाँ पर अपने डोम से ही तो डील कर रहे थे डायनेमिकली। ठीक है, कि वहाँ पर अपन रन टाइम पर या तो एलिमेंट बना रहे थे या रन टाइम पर एलिमेंट को हटा रहे थे। तो वो यहाँ पर क्या करता है, क्लाइंट साइड वो फंक्शनलिटी को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। वहीं अगर अपन बात करें यहाँ पे सर्वर साइड में, तो एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट एनेबल्स बैकएंड एक्सेस, है ना, टू डेटाबेस, फाइल सिस्टम एंड सर्वर्स, है ना। सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट अलाउज यू टू build more scalable event driven and non blocking application, एग्जांपल Node.js। Node.js के अंदर या Node.js को आप क्या बोल सकते हो, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट आप बोल सकते हो। अब ये इवेंट ड्रिवन क्या होता है, नॉन ब्लॉकिंग एप्लीकेशन क्या होता है, तो ये भी अपन और देखेंगे जब अपन Node.js का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें ये चीजें कवर अप हो जाएगी। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पे कोर जावास्क्रिप्ट की, तो कोर जावास्क्रिप्ट की केस में आप क्या बोलोगे, द बेस जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, मतलब वही जावास्क्रिप्ट बेस लैंग्वेज है ना, कोर जावास्क्रिप्ट, जिसको अपन ने क्लासिफाई किया है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में। और क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट आर डिपेंडेंट ऑन द कोर जावास्क्रिप्ट एंड कैन नॉट वर्क विदाउट इट। मतलब सिंपली कि कोर जावास्क्रिप्ट मतलब एक बेसिक सिंटैक्स, अब उसको अपन उसके ऊपर उनको चीजों को क्लासिफाई कर देते हैं कि ये क्लाइंट साइड में जा रहा है और ये सर्वर साइड में जा रहा है। क्लियर है क्या? ये इनिशियल लेवल पर, बेसिक लेवल पर थोड़ी सी थ्योरी है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, है ना, इंटरव्यूअर आपको जो भी पूछता है तो आप उसका आंसर के लिए आपके पास में जितने थ्योरेटिकल कंटेंट होंगे, जितनी टर्मिनोलॉजीज होंगी, आप उतना उससे इफिशिएंटली क्या कर सकते हो, यहाँ पे डील कर सकते हो।
क्योंकि आपका इंटरव्यू और आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस है ना ऑलमोस्ट आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ भी अगर पूछा है ना, अब आप कैसे आंसर करते हैं, है ना, वो मैटर करता है या वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो आपके पास में प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज होना चाहिए बोलने के लिए कि आप जो भी टर्मिनोलॉजी बोल रहे हो वो कनेक्टेड रहे आपके आंसर से, और प्लस आप जो भी आने वाला आंसर देने वाले हो तो उससे भी आप उसको कोरिलेट करवा सके। ठीक है, तो उस केस में अगर बात निकलती है या इंटरव्यू का क्वेश्चन ही होता है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो आप उसको इतने तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट को ही आप बोल दो कि क्लाइंट साइड होता है, सर्वर साइड होता है। अब क्लाइंट साइड होता है तो उसमें क्या होता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सर्वर साइड क्या होता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, सर्वर साइड को एक्सप्लेन करते करते आप उसको नोड जीएस पे लेकर आ सकते हो। ठीक है, और नोड जीएस पे लाने के बाद आप नोड जीएस का पूरा आर्किटेक्चर उसको समझा सकते हो। ठीक है, फिर उसमें आर्किटेक्चर में आप बहुत सारी चीजें देखेंगे और वो बहुत सारी चीजों से लेकर तो फिर आप एक दूसरी चीजों को कनेक्ट कर ही सकते हैं। राइट, तो ये जो देखे रखा हुआ है ये किसके बारे में देखा हमने, यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी, ये जो रन टाइम इन्वायरमेंट है ये क्या होता है, बाकी की चीजें क्या है, तो ये आने वाले आपके डॉक्यूमेंटेशन में ये भी कवर अप होगी। तो चलते फिर अपन अपना यहाँ पर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखते हैं, है ना, और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट फिर आता है आपका यहाँ पर किसका, नोड जेएस का इंट्रोडक्शन। राइट, जो हमें मेनली पढ़ना था जब ये नोड जेएस बेसिकली होता क्या है ना। तो ये नोड जेएस से मर्न स्टैक के केस में, है ना, आपका सबसे पहला पड़ाव, है ना, स्टार्ट होता है। और अभी नोड जेएस है क्या तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या देखे रखा हुआ है इसमें कि नोड जेएस को डेवलप किसने किया है, तो ऑथर है रियान दहल, है ना, रियान दहल ने इसे डेवलप किया है। और रियान दहल ने इसको डेवलप किया है और कब डेवलप किया है तो आप देखें यहाँ पे, तो इसे रिलीज किया गया था मई 27, 2009 को। ठीक है, और ये किस में लिखा हुआ है, रिटन इन सी सी प्लस प्लस और जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो अब आपका एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि सर ये तो जावास्क्रिप्ट से डील करता है, पहली चीज, है ना, वेब एप्लीकेशन बनाने के काम में आता है। ठीक है, तो फिर ये सी सी प्लस प्लस का क्या रोल है, तो सी सी प्लस प्लस का रोल ये है इसमें, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि सी सी प्लस प्लस अगर इंडिविजुअली देखें कि किस काम में आती है लैंग्वेजेस, तो ये बेसिकली वो लैंग्वेजेस होती है जिससे आप डायरेक्टली हार्डवेयर से डील करते हैं। आप क्या करते हैं, हार्डवेयर से डील करते हैं। अब आप इससे हार्डवेयर से डील करते हैं तो आपने ये भी सुना होगा कि जो मेजर पार्ट्स होते हैं आपके, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के, है ना, वो किस में लिखे हुए होते हैं आपके, सी सी प्लस प्लस में लिखे होते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपके मशीन से, आपके हार्डवेयर से डील कर सकते हैं, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, अगर अब आपने यहाँ पे नोड जेएस बनाई है, अब नोड जेएस के केस में आपने जावास्क्रिप्ट लिखी है, जावास्क्रिप्ट से आपको आगे के टास्क परफॉर्म करना है, राइट। सी सी प्लस प्लस से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका हार्डवेयर, उनका इंटरेक्शन हो रहा है ना। अब बीच में तो एक गैप आ गया है ना कि अब वो जो जावास्क्रिप्ट या जो नोड जेएस है उसको मुझे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करवाना है। अगर मैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को डायरेक्टली अगर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करवा सकता, अपने हार्डवेयर से मैं काम करवा सकता, तो फिर मुझे सी सी प्लस प्लस की जितनी रिक्वायरमेंट लगती थी अपने को वो भी नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो सी सी प्लस प्लस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सिर्फ नोड जेएस ही नहीं, अगर आप जावा की भी बात करते हैं तो जावा के अंदर भी आप जो वो जेवीएम से जो डील करते हैं, जेडीके जेआरई जेवीएम, है ना, तो उसमें जो जेवीएम का भी आर्किटेक्चर होता है, तो उसमें भी जो एग्जीक्यूशन इंजन होता है उसको भी वहां पर सी सी प्लस प्लस की ही लाइब्रेरी लगती है अपने हार्डवेयर से, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से डील करने के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको सी सी प्लस प्लस की रिक्वायरमेंट लगेगी कि आपने नोड जेएस, आपने नोड जेएस के लिए आपने जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए सर्वर साइड पे एक एनवायरनमेंट तो बना दिया, है ना, आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर आपका वो अलग है, तो दोनों के बीच में जो इंटरलिंकिंग है, जो ब्रिज का काम है, वो फुलफिल कौन करेगा, तो वो फुलफिल करता है सी सी प्लस प्लस। तो इसलिए यहाँ पर ये नोड जेएस आपका जो बना है वो सी सी प्लस प्लस और जावा स्क्रिप्ट से मिलकर बना है ना, कि यहाँ पे ये सी सी प्लस प्लस ये ब्रिज फ्रेम कर रहा है कि आप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से भी इधर से डील कर सके, और उसकी वजह से आप यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को सर्वर साइड पे चलने के लिए एक एनवायरनमेंट भी दे सके। अब यहाँ पे क्या देख रखा है, नोड जेएस इज एन ओपन सोर्स। अब ये ओपन सोर्स मतलब क्या होता है, तो ओपन सोर्स मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जब आप नोड जेएस से डील करने जाएंगे, नोड जेएस के आप प्रोग्राम्स बनाने जाएंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको एक एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा, मतलब आपको कुछ फाइल्स डाउनलोड करना रहेगी। इन शॉर्ट आपको नोड जेएस को डाउनलोड करना पड़ेगा।
अब Node.js को जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आप डायरेक्टली गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे डाउनलोड Node.js आपको मिलेगा, आप डाउनलोड कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे कि आप आपकी लोकल मशीन पे उसको डाउनलोड करके अपने टास्क को फुलफिल कर सके। तो इसको ही अपन बोलते हैं ओपन सोर्स, विच कैन बी डाउनलोडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, फ्रॉम एनीवेयर ऑन द इंटरनेट ऑन योर मशीन। ठीक है, तो ओपन सोर्स मतलब क्या होता है, फ्रीली अवेलेबल है ना, आपको परचेज नहीं करना रहेगा, आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना है, फ्रीली डाउनलोड हो जाएगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म, अब ये क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब कि आप यहाँ पर अगर इससे कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, है ना, कि Node.js से कोई एप्लीकेशन आप बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ विंडोज पर ही चलेगी या वो सिर्फ आपके मैक पर ही चलेगी, है ना, iOS पर ही चलेगा, है ना, आपके किसी भी उस पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाएगी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट, है ना, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। तो ये रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब बेसिकली होता क्या है ना, ये इसके बारे में हम लोग अभी ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। अब किस पे डेवलप हुआ है ये, तो डेवलप्ड ऑन क्रोम्स V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, है ना, क्रोम के V8 जावास्क्रिप्ट इंजन के ऊपर डेवलप हुआ है ना, क्रोम्स V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, जो कि किसमें लिखा हुआ है यहाँ पर आपका C++ में लिखा हुआ है। ठीक है, that compiles the JavaScript directly into the native machine code, जो कि कंपाइल करता है किसको, जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली किसमें, आपके नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर किसी ने आपसे पूछा Node.js क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, Node.js is simply an open source cross platform JavaScript runtime environment built upon Google's, है ना, ये Chrome built upon Chrome's V8 JavaScript engine, है ना, Chrome का जो ये आपका V8 JavaScript जो इंजन है ना, उसके ऊपर बना हुआ है। दैट कंपाइल्स, जो कि कंपाइल करता है ना, किसको, जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली इनटू द नेटिव मशीन कोड। अब ये नेटिव मशीन कोड क्या होता है, तो नेटिव मशीन कोड बोले तो जैसे आपने सुना होगा ना नेटिव लैंग्वेज, है ना, नेटिव लैंग्वेज मतलब क्या है कि पंजाब में रहने वाले पंजाबी बोलते हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी बोलते हैं, है ना, MP साइड रहने वाले मारवाड़ी बोलते हैं, ठीक है, तमिल साइड रहने वाले तमिल में बोलते हैं, है ना, तो ये उनकी नेटिव लैंग्वेज है। अब ये नेटिव लैंग्वेज है तो अब यहाँ पर मशीन की नेटिव लैंग्वेज क्या है, जो मशीन समझती है, और मशीन क्या समझती है, 0 1 समझती है, बाइनरी लैंग्वेज समझती है, उसको समझाने के लिए आपके पास में C++ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करता है, डायरेक्टली कन्वर्ट करता है मशीन की नेटिव लैंग्वेज में, तो मशीन जो लैंग्वेज समझती हो, है ना। अब अगर आपके पास में उबंटू है ना, तो उबंटू बोले तो लाइनेक्स का फ्लेवर वगैरह, है ना, तो उसका नेटिव कोड थोड़ा सा अलग होता है। विंडोज है, उसका नेटिव कोड थोड़ा सा अलग होता है ना, चीजें थोड़ी सी वेरी करती है, तो उसमें ये कन्वर्ट करने का क्या करता है, ये काम करता है। Node.js is a JavaScript runtime environment. It allows you to run JavaScript code on the server side outside of a web browser. Traditionally, JavaScript was mainly used in web browsers to create dynamic and interactive user interfaces. However, Node.js extends the use of JavaScript to the server, enabling developers to build a wide range of server-side applications. ठीक है, जो Node.js है उसने क्या करा है, एक्सटेंड करा है, किसको एक्सटेंड करा है, यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट टू दी सर्वर, है ना, मतलब सर्वर साइड पे जावास्क्रिप्ट के यूज को थोड़ा सा क्या करा है, उसने एक्सप्लोर करा है, एक्सटेंड करा है, ताकि आप क्या बना सके, वाइड रेंज ऑफ सर्वर साइड एप्लीकेशंस बना सके। की फीचर्स की अगर अपन बात करें तो जैसे कि आपने देखा था यहाँ पर, अभी आप जो डेफिनेशन देख रहे थे उसमें आया था शायद नॉन ब्लॉकिंग लिखा हुआ आया था, इवेंट ड्रिवन लिखा हुआ आया था, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग मतलब बेसिकली होता क्या है, तो इनिशियली अगर अपन बात करें तो नॉन ब्लॉकिंग मतलब तो वैसे तो आपको पता होगा, है ना, जब हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ा था तब भी मैंने आपको थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन करी थी, आपने असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग देखी थी, है ना, नॉन ब्लॉकिंग कोड के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर मैंने किसी फंक्शन को कॉल किया है तो उसके रिस्पांस के लिए मैं वेट नहीं करना चाहता, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, उसका जब रिस्पांस आएगा तब उसको लेकर अपन आगे और फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि Node.js is designed around an event-driven, non-blocking architecture. This means that it can handle many concurrent connections efficiently without waiting for each operation to complete before moving on to the next one. मतलब ये क्या कि next ऑपरेशन पे मूव करने के पहले ये प्रीवियस के रिस्पॉन्स का वेट नहीं करता है, उसके लिए रुकता नहीं है। ठीक है, तभी इसको अपन बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग आईओ, है ना। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल में मैंने जैसा आपको दिया था कि आप होटल में गए हो, है ना, मैनेजर आपसे ऑर्डर लेने आया है, तो क्या ऐसा होगा क्या कि जब तक आपको आपका ऑर्डर आपके टेबल पे नहीं मिल जाता तब तक वो किसी और से ऑर्डर नहीं लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, है ना। वो आपका जो ऑर्डर है वो किचन में जाकर दे देगा, उसके बाद में
उसके लिए जो भी एक वेटर रहेगा वो असाइन हो जाएगा, वो आपकी टेबल पर आकर आपका ऑर्डर वहां पर सर्व कर देगा, तब तक वो रेडी हो जाएगा आपका मैनेजर कि वो दूसरी जगह जाके दूसरी टेबल का भी क्या ले सके, ऑर्डर ले सके, राइट। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में आप बोलेंगे Node.js emphasize asynchronous programming using callbacks, promises and async await। ये तो आपने पढ़ा ही था कि अगर हमें यहाँ पर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को अचीव करना है तो हम कॉलबैक का यूज करते हैं, प्रोमाइसेस का यूज करते हैं और async await का हम यूज करते हैं, राइट। अब जैसे अगर अपन बात करें, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बोला था कि यहाँ पर Node.js के केस में हमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू Express.js। और क्यों कम टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने आपको ये भी बोला था कि जावास्क्रिप्ट के केस में मैंने आपको ये मेन टर्मिनोलॉजीज पढ़ा दी थी। अब देखो हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि Node.js मेनली एम्फेसाइज करता है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के ऊपर यूजिंग कॉलबैक्स, प्रोमाइसेस और async await। अगर आपने ये जावास्क्रिप्ट में नहीं पढ़ा होता तो ये मुझे आपको Node.js में सारी चीजें एक्सप्लेन करना पड़ती, बट स्टिल यहाँ पर आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट में, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ओवरव्यू ही आपको देना रहेगा, बाकी सारी फंक्शनलिटी तो आप इंप्लीमेंट करेंगे ही सही, ठीक है। दिस अलाउज डेवलपर्स टू राइट कोड दैट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली विदाउट ब्लॉकिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द अदर कोड। अब क्या और कैसे, ये तो हमने देखा ही था। कॉलबैक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, है ना, कि इफ वी पास एनी फंक्शन एज अ आर्गुमेंट, है ना, इन द कॉलिंग ऑफ एनी अनदर फंक्शन, है ना, देन दैट फंक्शन इज नोन एज कॉलबैक। प्रोमाइसेस के केस में भी आपने देखा था कि प्रोमाइसेस एक अपने आप में इनबिल्ट ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन अगर आपको एक्सप्लिसिटली यूजर डिफाइन अगर प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप न्यू प्रोमाइस करके उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, जिसके अंदर एग्जीक्यूटर होता है। वो एग्जीक्यूटर बोले तो एक फंक्शन होता है जो कि दो आर्गुमेंट गेट करता है और आपको बाय डिफॉल्ट या इनबिल्ट उसके अंदर दो कॉलबैक्स मिलते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ये आपको पता है कि यार रिजॉल्व तब चलेगा जब आप कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाएंगे और रिजेक्ट तब चलेगा जब आप कंडीशन को रिजेक्ट करवाएंगे या कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब। असिंक अवेट भी हमने देखा था। असिंक अवेट यहाँ पे क्या करता है, तो ये हमारे प्रोमाइसेस के टास्क को सिंप्लीफाई करता है। जैसे आपने देखा था प्रोमाइसेस के केस में जो मुझे रिजल्ट मिलता है तो उसको मुझे प्रिंट करवाने के लिए फिर डॉट देन या फिर कैच से डील करवाना पड़ता है कि अगर रिजॉल्व का रिजल्ट आया तो मैं डॉट देन लिख के फिर उसके अंदर फंक्शन सेट करूंगा, फिर जो मेरा डेटा आया है उसको मैं उसके अंदर एज आर्गुमेंट पास करूंगा, फिर उसको वहां से रिट्राइव करूंगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मैनर में अपन क्या कर लेते हैं, असिंक अवेट से यूज कर लेते हैं। असिंक बोले तो अपन अपने फंक्शन को असिंक बना देते हैं। जैसा मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप विदाउट अवेट असिंक फंक्शन यूज करते हैं तो ये पॉसिबल है, और आपको ये भी पता है कि असिंक फंक्शन आपको हमेशा रिजॉल्व ही देता है। लेकिन अगर आप बिना असिंक अवेट का यूज करना चाहते हैं तो आपको एरर ही देगा। आप बिना असिंक के अवेट को यूज नहीं कर सकते। अवेट एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, अवेट बोले तो वेट, ये वेट करेगा कि आपने अगर किसी फंक्शन को कॉल किया है तो जब उसका रिस्पॉन्स आएगा तभी फिर वो वहां से उसको लेकर आगे बढ़ेगा। और ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, आपके जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देने का काम करता है। आपने याद हो तो फेच एपीआई का कंसेप्ट पढ़ा था, है ना, जिसमें आपने देखा था कि उधर से आपको एज अ रिजॉल्व वैल्यू में एज अ रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मिल रहा था, फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन मिल रहा था, है ना, तो फिर हमको उसको फिर वहां पे एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा था। बट अवेट की हेल्प से मुझे डायरेक्टली वो किसमें कन्वर्ट होते हुए मिल रहा था, मुझे मेरे जावास्क्रिप्ट के एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट में मिल रहा था, और फिर मैं डायरेक्टली उसको क्या कर रहा था, यहाँ पर रिट्राइव कर रहा था, राइट। तो आई थिंक आप इससे फेमिलियर है, प्रीवियस सेशंस में आप लोगों ने ये सारी चीजें कवर अप करी है, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा तो आप यहाँ पे देखेंगे V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। वैसे तो ये V8 जावास्क्रिप्ट इंजन का भी नाम आपने सुना है, याद हो तो जो हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था तो जो मैंने जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको बताया था कि अलग अलग आपके ब्राउजर के पास में अलग अलग जावास्क्रिप्ट के इंजन होते हैं। क्रोम के पास में V8 इंजन होता है ना, फिर आपके पास में मोजिला फायरफॉक्स के पास में स्पाइडर मंकी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के पास में चक्रा होता था, लेकिन अब इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बंद हो गया है, उसकी जगह आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया, राइट। V8 JavaScript engine में क्या देके रखा है कि Node.js is built on the V8 JavaScript engine which was developed by Google for use in the Chrome web browser. V8 compiles the JavaScript into machine code for faster execution. ये नहीं आता, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा npm बोले तो नोड पैकेज मैनेजर, है ना। ये नोड पैकेज मैनेजर बोले तो ये जो npm है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये जब आप Node.js को डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास में आ जाता है, मतलब Node.js के डाउनलोड करने पर npm आपके पास में डाउनलोड हो जाएगा, है ना। आप Node.js को डाउनलोड करने के बाद में जब आप उसका वर्जन चेक करेंगे तो उसी के साइमल्टेनियसली आप npm का भी वर्जन वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। npm is a package manager that comes bundled with Node.js that allows developer to easily install, है ना, and manage third party libraries and modules which greatly simplifies building applications,
ठीक है, मतलब जो इसने जो यहाँ पे मेन दे के रखा हुआ है क्या कि इट अलाउज डेवलपर्स टू इजीली इंस्टॉल एंड मैनेज थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स व्हिच ग्रेटली सिंप्लीफाइज बिल्डिंग एप्लीकेशन। मतलब कि आपने एक बार नोड.जेएस को तो डाउनलोड कर लिया, अब ठीक है ऑलमोस्ट चीजें तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अब आपकी फंक्शनलिटी क्या है, आप क्या टास्क परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए आपको और भी एडिशनल चीजों की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो यहाँ पर ये एनपीएम ही रिस्पॉन्सिबल होगा या आपके पास में ये एनपीएम ही होगा जो एक्सप्लिसिटली है ना आपको यहाँ पर उस नोड.जेएस के अंदर मॉड्यूल्स थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इनको क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देने का काम करेगा। मतलब विद द हेल्प ऑफ एनपीएम ही आप ये काम करेंगे। दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से अगर आप समझे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी, राइट। अब जब कंपनी आप ज्वाइन करते तब तो आप ऑनर से बात कर लेते, तब तो आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन बता दिए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी ज्वाइन कर ली है ना, चीजें स्मूथली आगे बढ़ रही है। लेकिन अब उसके बाद में अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ एडिशनल फंक्शनलिटीज की जरूरत होती है, कुछ एडिशनली आपको फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर आप किससे डील करते हैं, आप आपके मैनेजर से बोलते हैं, है ना, कि लाइक मुझे कंपनी की साइड से लैपटॉप मिले, तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट किसको बताई है, मैनेजर को बताई है। ठीक है, आपने बोला है कि यार किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से मुझे 15 डेज वर्क फ्रॉम होम करना है, तो आपने किसको बताया है, मैनेजर को बताया है ना। अब वो मैनेजर क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो ऊपर बात करके आपको अलाउ करेगा या आपको डिसअलाउ करेगा, है ना, वो आपके लिए लैपटॉप अरेंज करवाएगा या फिर वो नहीं करवाएगा, तो वो मैनेजर वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली यहाँ पर भी एनपीएम एज अ नोड पैकेज मैनेजर, नोड के पैकेजेस का मैनेजर है कि अब यहाँ पर आप जो भी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे उसके लिए आपको पैकेजेस की जरूरत पड़ती है और वो उसको मैनेज करने का काम करता है। अब ये पैकेज मैनेजर बोले तो अगर आप सिंपल सी बात है ऐसा समझिए, अगर C++ पढ़ा हो तो उसमें हेडर फाइल्स होती थी कि आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, नई चीजों के लिए उसका कोड को यूज करना चाहते हो, तो आपको हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता था। ठीक है, जावा की बात करें तो नई लाइब्रेरीज वगैरह किसी के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ता था। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे कि अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको पैकेजेस की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो वो आप एनपीएम से क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें सर्वर साइड एप्लीकेशन की, तो आप इसमें क्या बोलेंगे कि सर्वर साइड एप्लीकेशन में Node.js enables the creation of various types of server side application such as web servers, APIs, real time application, command line tools and more। अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ये क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। Node.js इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड कैन रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग विंडोज, मैक ओएस, लाइनेक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है ना, आपने डेफिनेशन में भी देखा था। कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि Node.js has a large and active community that contributes to its growth. There is a vast ecosystem of libraries, frameworks and tools built around Node.js, making it well suited for various development tasks। है ना, कहने का मतलब है इनिशियल लेवल पर जैसे अगर अपन बात करें कि जब Node.js 2009 में आया था, तब उस केस में फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है तो हो सकता था कि उस केस में उस टाइम पर उसके पास में उस फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैकेजेस ना हो। लेकिन इसकी कम्युनिटी इतनी एक्सपांड होते जा रही है कि वो नए नए इन्वेंशन के साथ में, नए नए कोड के साथ में नई नई फंक्शनलिटीज उसमें ऐड ऑन करते जा रहे हैं कि आज अगर 2024 में अगर आप यहाँ पर कुछ नई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वहां पर उसके कुछ पैकेजेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे Node.js के अंदर। क्योंकि सिंपल सी बात है कि एक बार बन गई कोई लैंग्वेज तो ऐसा नहीं है वो लाइफ लॉन्ग हो गई है, वो स्टेबल तभी रहेगी या सस्टेन तभी कर पाएगी या किसी दूसरी लैंग्वेज को का कॉम्पिटिटर तभी बन पाएगी जब उसमें कंटिन्यूअसली अपग्रेडेशन होते जाएंगे। कि पहले आपके पास में जो नोड का वर्जन था वो पहले 9-10 चलता था, फिर 12 हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते 13, फिर 14 हुआ, फिर 15 16 हुआ, 17 18 19 20 अगर देखे जाए, है ना। अब ऐसा जरूरी नहीं कि 17 18 19 बड़ा हो सकता है 16 के बाद में 18 18 के बाद में 20 आ गया हो, बट इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पर भी इसके जो आप नोड के जो वर्जन देखेंगे तो इसमें भी होता है कि एक करंट वर्जन और एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट, है ना, LTS। अब ये LTS क्या होता है, तो जैसे जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो स्टेबल वर्जन होते हैं कि अगर आज आपने कोई एप्लीकेशन को क्रिएट किया, अगर आप नोड 20 पर बना रहे हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या 10-15 साल तक आपकी एप्लीकेशन उस पर चल जाएगी कि इस पे जो हमने कोड को स्टेबल किया है ना, इसमें ऐसा इतना ज्यादा ब्रॉडली कोई भी वेरिएशन नहीं आएंगे, तो आप उन लॉन्ग टर्म सपोर्ट को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और जो करंट वर्जन होते हैं वो ये है कि अभी उस पर काम चल रहा है, चल रहा है मतलब ऐसा है कि अभी अगर आपने 22 या जो भी है करंट वर्जन अगर आपने उसको लेकर उस पर कुछ एप्लीकेशन बना दी
है ना, लेकिन अभी वो स्टेबल नहीं हुई है। तो हो सकता है कि तुमने आज बनाई हो एप्लीकेशन कंप्लीट करी हो और 4 दिन बाद जब उसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट निकले, है ना, या फिर उसमें अगर जब फाइनलाइज किया जाए उसे, तो हो सकता है कि कुछ कंसेप्ट को हटा के किसी को कुछ रिप्लेस कर दिया हो तो आपकी फंक्शनलिटी चलते हुए बंद हो जाए। क्लियर है? इसलिए आपने ये देखा होगा कि अगर अपन जावा की ही बात करते हैं, है ना, जो कॉर्पोरेट लेवल पे, तो आज के टाइम पे भी जावा 8 ही चल रही है, जबकि अगर देखा जाए तो जावा 22 या 2021 तक के वर्जन आ चुके हैं। बट वो जावा 8 है, वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है कि उस पर बनी हुई एप्लीकेशन अभी चलेगी 28-29 तक। तो इसलिए कॉर्पोरेट लेवल उसी पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जावा वैसे तो सबसे पहले फर्स्ट डिमांड पर था, लेकिन टाइम के हिसाब से उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। अपग्रेड नहीं होने की वजह से 2018 तक तो टॉप पे था, लेकिन उसके बाद वो पीछे हो गया। अब जब पीछे हुआ तब उसको लगा कि मैं पीछे हो गया हूँ, तो इसलिए हर 6 महीने में वो नया वर्जन निकालता है। ये 4 से 5 साल में उसने 10 वर्जन निकाल दिए, वो 22 पे पहुंच गया, और 20 साल में वो 10 वर्जन पे ही था। क्या जावा में? जावा में तो अभी आपका 21 या 22 आ चुका है ना। अभी एक मार्च में आया था, लास्ट सितंबर में आएगा। मार्च और सितंबर में निकलते उसके वर्जन्स, है ना। और बट कॉर्पोरेट लेवल पे तो जावा 8 ही चलता है, ठीक है। और अभी अगर अपन देखें यहाँ पे नोड में, तो नोड तो आपका 20 चल ही रहा है ना, और बाकी तो फिर है ही सही, ठीक है। जहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो क्या देखे रखा हुआ है यहाँ पर, तो अपन देखते हैं अभी यहाँ पर आज इतना ही कवर अप करते हैं, है ना। ये एक पैराग्राफ और देख लेते हैं अपन यहाँ पर। ये because of its efficiency, asynchronous nature, and the ability to use JavaScript on both client side and server side, Node.js has become the increasingly popular for building scalable and real-time application. और ठीक है, और बाकी तो अगर अपन ये नोड की बात करें, तो नोड के केस में अब ये नोड क्या देकर रखे हुए हैं, तो ये नोड फिर अपन कवर अप करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, राइट। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो आज के सेशन में हमने क्या देखा है, मर्ज स्टैक होता है क्या बेसिकली, तो हमने वो डिस्कस किया। उसके बाद में क्लाइंट साइड सर्वर साइड के बारे में हमने डिस्कस किया। रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। और Node.js क्या होता है, किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, और उसकी क्या की फीचर्स थे, है ना, वो हमने यहाँ पर डिस्कस करे। इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि Node.js के आगे और क्या फंक्शनलिटीज थी जो हमें कवर करना है, वो प्लस Node.js का इंस्टॉलेशन हम देखेंगे और उसके कुछ प्रोग्राम्स बनाकर देखेंगे, राइट। कंटिन्यू करते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।